हाय गाइस, वेलकम टू द फार्मा डेली। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनीमास के बारे में। व्हाट आर एनीमास? बेसिकली एनीमास आर रेक्टल प्रेपरेशंस। अब रेक्टल प्रेपरेशन से हमें एक बात समझ जानी चाहिए कि ये जो प्रेपरेशंस होती हैं जिन्हें हम एनीमास बोलते हैं, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिन्हें हम रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इनके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कि मेन फॉर्मुलेशन का जो टाइप है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेक्टम में, जो कोलन और एनस के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में जाता है। तो एनीमास का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि अगर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन बॉडी में पहुंचाना चाहते हैं जो कि हम एंटरिक रूट से पास नहीं करवाना चाहते, एंट्रिक कैविटी से बाईपास करवा देना चाहते हैं उस मेडिसिन को, क्योंकि चांसेस हैं कि एंट्रिक रूट से, एंट्रिक रूट यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो स्टमक के पीएच हैं, जो इंटेस्टाइनल पीएचएस हैं और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो उस ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी सेंसिटिव ड्रग्स जो हम एंट्रिक कैविटी के थ्रू नहीं पहुंचाना चाहते, एंट्रिक कैविटी को या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम बाईपास कर देना चाहते हैं, उन ड्रग्स को हम कौन से एरिया से या कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोवाइड कर सकते हैं? रेक्टल रूट से। और रेक्टल प्रेपरेशंस के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन यूज किए जाने वाले कौन से फॉर्मुलेशंस है? एनीमास है। ठीक है, तो एनीमास जो है हम कोलोन या रेक्टम या एनस के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, और उससे सबसे अच्छा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हम जो एंट्रिक कैविटी है उसको कंप्लीटली बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज डिटेल में इस टॉपिक के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीमास एंड बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो एनीमास आर फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म्स एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। ठीक है, अगर एनीमास की टाइप की बात करें तो दुनिया भर के अलग अलग टाइप के एनीमास होते हैं, जो हमने वेबसाइट के नोट्स में भी पोस्ट कर दिए हैं। आप अच्छे से उनको वहां पे जाके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और आज इस वीडियो में भी हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ एनीमास की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्लेंजिंग एनीमास, रिटेंशन एनीमास, मेडिकेटेड एनीमास, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि ये लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है कि रेक्टम की जो लेयर है, जो इनर लेयर है, ठीक है, वहां पे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग का एसिमिलेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट रैपिड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ पाया जाता है। देन दे ऑल्सो रिड्यूस द सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने देते एनिमास। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एनिमास के बारे में। अब इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इन्हें बोवल प्रिपरेशन के थ्रू या प्रॉपर इक्विपमेंट सेटअप के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, एनिमास को बॉडी में एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है पोजिशनिंग और डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को कि हमने एनीमा अगर उसे अप्लाई किया है, एडमिनिस्टर किया, उसकी बॉडी में रेक्टल रूट से कोई ड्रग गया है, तो मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइडिंग पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन केयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनीमा के अंदर इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? एनीमा 3 इक्विपमेंट से बना हुआ है। ठीक है, या तो वो बैगेज के फॉर्म में आता है या फिर एनीमा का किट आता है पूरा। ठीक है, तो उस एनीमा बैगेज या एनीमा किट के अंदर क्या क्या चीजें होती है? पहला होता है एनीमा बैग। एनीमा बैग जो होता है उसके अंदर एनीमा का सोल्यूशन फिल्ड रहता है। एनीमा बैग होल्ड्स दी एनीमा सोल्यूशन। देन उसके अंदर एक ट्यूब होता है विच अलाउज द सॉल्यूशन फ्लो इनटू द रेक्टम। तो जो ट्यूब होता है उसी के थ्रू जो है, जो सारा का सारा एनीमा सॉल्यूशन है वो कहाँ पे फ्लो करके जाता है? हमारे रेक्टम में जाता है। और तीसरी चीज जो होती है इस एनीमा इक्विपमेंट में वो होती है क्लैंप। तो जो क्लैंप होता है दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द एनीमा बैग टुवर्ड्स द रेक्टम। ठीक है, तो अगर हमें फ्लो को कंट्रोल करना है, एनीमा का जो रेट ऑफ फ्लो है उसको कंट्रोल करना है, किस मदद से कर सकते हैं? क्लैंप की मदद से कर सकते हैं। अब कंपेयर करें अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमास जो मार्केट में यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है क्लेंजिंग एनिमास और रिटेंशन एनिमास। ठीक है, क्लेंजिंग एनिमास जो है वो बाउवेल प्रिपरेशन है, जिसको कि हम रेक्टल रूट से देते हैं फॉर क्लियरिंग योर बोवेल रूट।
ठीक है। तो जो बोवेल रूट है उसको कंप्लीटली अगर क्लैरिफाई करना है, और जनरली ये सर्जरी के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सर्जरी के पहले हम क्या चाहते हैं कि बोवेल रूट कंप्लीटली क्लियर हो, ताकि सर्जरी में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए। उसके लिए सर्जरी के पहले प्रिपरेशन के टाइम पर क्या दिया जाता है, एनीमा दिया जाता है, ताकि बोवेल प्रिपरेशन जो है, बोवेल रूट जो है वो कंप्लीटली स्टमक एम्प्टी हो सके, बोवेल रूट कंप्लीटली एम्प्टी हो सके। ठीक है। अब कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं जिनके लिए यूज किया जाता है एनीमास का। पहला है कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से बहुत ज्यादा बीमार है, उसके लिए हम एनीमास यूज कर सकते हैं। देन बोवल इवैक्यूएशन प्रायर टू सर्जरी, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया 2 मिनट पहले, उसके अंदर भी हम इसे यूज करते हैं। अगर कोई डायग्नोस्टिक पर्पसेस हो रहे हैं, कोई डायग्नोस्टिक पर्पस है, एंडोस्कोपी वगैरह है, ठीक है, इन टाइप की कोई डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी पहले एनीमा लगाया जाता है, बोवेल रूट कंप्लीटली क्लियर किया जाता है, स्टमक एम्प्टी किया जाता है, उसके बाद ही हम ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो बहुत फेमस है एनीमास के बारे में, वो क्या है, बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन फील कर सकते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा। बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है पेशेंट को। रिसेंट रेक्टल सर्जरी, एक्टिव इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है एनीमास का। देन पेशेंट एजुकेशन, यानी एनीमास जब हम लगा रहे हैं पेशेंट को, तो हमें बहुत जरूरी है दैट प्रॉपर एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन इज डन, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड फॉलो अप केयर इज डन विद द पेशेंट, एंड ऑल्सो पेशेंट को हम एजुकेट करें कि ये एनीमा हम इस रूट से आपको अप्लाई करेंगे, आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं शायद, और आपको पूरा का पूरा फॉलो अप लेना है पेशेंट से कि उन्हें कैसा फील हो रहा है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा, कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं वो फील कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फॉलो अप ऑफ एंड द पेशेंट केयर इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर सेफ्टी कंसिडरेशंस की बात करें, तो एनीमा हम ऐसे रूट से दे रहे हैं जहां पर रेक्टम रेक्टम एक ऐसा रूट है जहां पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए एनीमास बनाते टाइम प्रॉपर स्टर्लिटी कंसिडरेशंस को मेंटेन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक during enema preparation and administration is essentially recommended and required to fulfill। नहीं तो उसकी वजह से पेशेंट को ढेर सारे साइड इफेक्ट्स और ढेर सारे एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। नाउ करेक्ट डोजेज की अगर बात करें, तो एनीमा की सेफ्टी कंसिडरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्ट एंड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डोज इज एडमिनिस्टर्ड इन प्रॉपर अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ एनीमा सॉल्यूशन। अगर उससे थोड़ा भी कम या ज्यादा डोज पेशेंट की बॉडी में चला गया, कॉन्सेंट्रेटेड डोज अगर पेशेंट की बॉडी में चला गया, तो बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स उसके देखने को मिल सकते हैं। इसलिए करेक्ट डोजेज ही अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग द प्रोसीजर, पेशेंट रिस्पॉन्स एंड एनी काइंड ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर अप्लाइंग एनीमा टू द पेशेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं कौन कौन से साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं हमें इन टर्म्स ऑफ एनीमा एप्लीकेशन। तो अगर एनीमा हमने पेशेंट को अप्लाई किया है, तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इवेंट्स है जो पेशेंट के अंदर कॉमनली देखने को मिलते हैं। क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट, कॉमन बट टेम्परेरी साइड इफेक्ट है ये। ठीक है, जो क्विकली ठीक भी हो जाता है, रिजॉल्व भी हो जाता है। क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट, यानी स्टमक क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट, स्टमक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो होता है। देन सेकंड है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। So it can occur to excessive fluid absorption और electrolyte imbalances in the body, क्योंकि हम बॉडी के अंदर एक एनीमा का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है। थर्ड है इन्फेक्शन और इरिटेशन। सो एनीमास में रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर टेक्निक और मतलब जो इन्फेक्शन और इरिटेशन है, दे मे रिजल्ट फ्रॉम द improper technique of enema administration and enema contaminated solution। तो अगर एनीमा का जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है वो किसी तरीके से कंटेमिनेट हो गया, तो दैट कैन ऑल्सो पोज अ वेरी बिग problem। Enema usage in pediatric patients is a very significant and a very कंसिडरेट इशू। इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके ऊपर जब हम एनीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर जब हम एनीमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी बॉडी में, तो बहुत ज्यादा केयरफुली ये काम हमें करना होता है। और साथ ही साथ सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता है, ताकि कोई भी एडवर्स इवेंट या साइड इफेक्ट हमें जो चिल्ड्रन पेशेंट हैं या जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं उनमें देखने को ना मिले। तो कभी भी अगर हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स को एनीमा अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है।
ठीक है. नाउ इफ वी कंक्लूड अबाउट दिस टॉपिक, एनिमाज आर अ वेरी वर्सेटाइल एंड इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म. ठीक है, वर्सेटाइल क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमास अवेलेबल है. और एनिमा जो है ये क्या करते हैं, लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा. देन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट एजुकेशन आर क्रूशियल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एनिमा. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भी पेशेंट को एनिमा अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी पेशेंट को अगर आप एनीमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पहले आप उसे प्रॉपर एजुकेट करें कि एनीमा क्या है, कौन से रूट से उन्हें दिया जाएगा, और उसके बाद उन्हें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस और मेजर्स पेशेंट को खुद को भी फॉलो करने चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, बाय फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एनीमास कैन बी सेफली यूज्ड for different clinical indications like constipation, discomfort, so many things that we discussed in this video today. ठीक है, आइए और एक बार हम एनीमास के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं. जैसे कि सेलाइन एनीमा होता है. ठीक है, तो सेलाइन एनीमा इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम. तो इससे होता क्या है, हम कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स की केयर करते हैं. डायग्नोस्टिक इमेजिंग या सर्जरी के टाइम पे जब हम सेलाइन एनीमा पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो बोवेल है वो कंप्लीटली क्लेंस हो जाता है, तो इसलिए ये क्लेंजिंग का काम करते हैं. ठीक है, कुछ ऑयल बेस्ड एनिमास भी होते हैं जो कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की तरह यूज किए जाते हैं एज अ मिनरल ऑयल टू सॉफ्टन एंड लुब्रिकेट स्टूल्स. कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी स्टूल हार्डनिंग वाला एक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिनको एक स्टूल हार्डनिंग करके कंडीशन होती है, तो उनके लिए ये बहुत फैसिलिटेटिंग रहता है. इट फैसिलिटेट्स इन द पैसेज ऑफ स्टूल. क्यों, क्योंकि जनरली जो पेशेंट्स को बोवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है या फिर जो पेशेंट्स को स्टूल हार्डनिंग का कंडीशन होता है, उन सब के लिए अगर आप ये ऑयल बेस्ड एनिमा उनकी बॉडी में अगर आप एडमिनिस्टर करते हैं तो वो जो है स्टूल को सॉफ्टन कर देंगे, ल्यूब्रिकेट कर देंगे, उस एरिया को ल्यूब्रिकेट कर देंगे, आपकी रेक्टल लाइनिंग को ल्यूब्रिकेट कर देंगे, और उसकी मदद से जो है जो स्टूल पासिंग का जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा कंफर्टिंग हो जाता है, उसमें आने वाले जो डिस्कम्फर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं. मेडिकेटेड एनीमास, ये वो वाले एनीमास हैं जिनके अंदर एपीआई प्रेजेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, जिसको हम एंट्रिक कैविटी से, एंट्रिक रूट से नहीं देना चाहते, एंट्रिक कैविटी को बाईपास कर देना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी एपीआई अगर हम देना चाहते हैं तो हम मेडिकेटेड एनीमास के रूप में पेशेंट को दे सकते हैं. दीज एनीमास में बी यूज टू ट्रीट कंडीशन सच एज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, पैरासाइट्स इन द लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, अब बेरियम एनीमास, बेरियम एनीमास जो होते हैं, दीज इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इनटू द कोलन फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, यानी कोई भी टाइप की जो लेबोरेटरी टेस्ट हमें अगर परफॉर्म करना है, कोई डायग्नोस्टिक इमेजिंग करनी है, कोलोनोस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, तो ऐसे प्रोसीजर्स के अंदर हम बेरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इन सस्पेंशन फॉर्म पेशेंट की बॉडी के अंदर रेक्टल रूट से बेरियम एनीमा के फॉर्म में देते हैं. अब ये बेरियम सॉल्यूशन करता क्या है, द बेरियम सॉल्यूशन हेल्प्स हाईलाइट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोलोन ड्यूरिंग एक्सरे एग्जामिनेशन अलाउइंग फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी. तो क्या होता है कि ये बेरियम सॉल्यूशन जो है ये इंटरनल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कोलोन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हाईलाइट करने में मदद करता है. उससे क्या होता है, जब हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन के थ्रू पेशेंट को पास करते हैं, तो जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं, विजुअल एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो हाईलाइट हो जाती है बेरियम सॉल्यूशन के थ्रू, और उसकी मदद से हमें एक प्रॉपर इमेजिंग या स्क्रीनिंग मिलती है. ठीक है, एंटी हेलमेंटिक एनिमास भी एक टाइप है. तो ये जो है ये ट्रीट करने के काम आते हैं. एंड एंटी हेलमेंटिक प्रिपरेशंस हैं, ये वो वाले रेक्टरल प्रिपरेशंस हैं जो अगर आपको कोई भी टाइप का पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है जो कि हेलमेंटियासिस जो पैरासाइट है उसकी वजह से हुआ है, तो उनको किल करने के लिए, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या उनको उनका जो इंटेस्टाइनल ग्रोथ है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है, और उस पर्टिकुलर पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी हेलमेंटिक इन एनिमास का यूज किया जाता है. अब कार्मिनेटिव एनिमास की अगर हम बात करें, ये भी एक टाइप है. कार्मिनेटिव एनिमास आर डिजाइंड टू रिलीव एक्सेस गैस एंड ब्लोटिंग इन द इंटेस्टाइन. अगर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी, हाइपर गैस का प्रॉब्लम होता है, जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो ऐसे पेशेंट्स को कार्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है. कार्मिनेटिव जो होता है, अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कार्मिनेटिव हम उन एजेंट्स को बोलते हैं जो एक्चुअली आपकी बॉडी में ब्लोटिंग और गैस को कम करते हैं.
ठीक है, जो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। अगर कोगनोसी की बात करें तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि एसोफोटिडा, जिसको हम हिंदी में हींग बोलते हैं, दैट्स अ कार्मिनेटिव। ठीक है, सौंफ, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली एज अ कलनरी प्रिपरेशन, कलनरी कॉन्डिमेंट की तरह, स्पाइसेस की तरह सौंफ और हींग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों प्रिपरेशंस, अगर कोगनोसी की बात करें, कोगनोसी सब्जेक्ट की बात करें, तो वहां हम इन दोनों को पढ़ते हैं। और ये जो होते हैं ये कार्मिनेटिव एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, नेचुरल कार्मिनेटिव एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। तो कार्मिनेटिव एनिमास के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सौंफ और हींग होती है, पर कार्मिनेटिव एनिमास भी वही वाला इफेक्ट शो करते हैं, गैस ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। और इन्हें इसी तरीके से डिजाइन किया गया है टू रिलीव एक्सेसिव गैस और एक्सेसिव ब्लोटिंग इन द इंटेस्टाइन और स्टमक। ठीक है, तो जो भी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कार्मिनेटिव एनीमा के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, दे मे कंटेन इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प इन ब्रेक डाउन एंड एक्सपेल द ट्रैप्ड गैसेस इन द बॉडी। ठीक है, तो कोई भी ट्रैप्ड गैस है उसको ब्रेक डाउन करने में या बॉडी से एक्सपेल कराने में मदद करते हो। यही कार्मिनेटिव का भी यही काम होता है। अब वो कार्मिनेटिव एजेंट को मिलाकर हमने एनीमा बना दिया, एनीमा को उसको हम रेक्टल प्रिपरेशन की तरह यूज करके रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिनको पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है वो रिसॉल्व हो जाती है। नाउ न्यूट्रिएंट एनीमास भी होते हैं। So nutrient enemas deliver essential nutrients, electrolytes और medications directly into the bloodstream वाया रेक्टल म्यूकोसा। तो जैसे मैंने बोला, रेक्टल म्यूकोसा जो है, यानी रेक्टम की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होता है। तो रेक्टल म्यूकोसा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप का न्यूट्रिएंट एनीमा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे बॉडी के अंदर कोई भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता है डायरिया वाले कंडीशंस में, या किसी भी मेडिकेशन को अगर हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना चाहते हैं, और साथ ही साथ एंट्रिक कोटिंग को भी बाईपास करना चाहते हैं, एंट्रिक कैविटी को कंप्लीटली बाईपास करना चाहते हैं, तो उस सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट एनीमा जो है पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने सारे टाइप के, दुनिया भर के एनीमास भी, जितने भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी डिस्कस कर लिए हैं। एनीमा का कंसिडरेशन जो है, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन डिस्कस कर लिया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज साइड इफेक्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो इस टॉपिक को अगर आप कवर करना चाहते हैं अपनी जीपैट प्रिपरेशन के लिए या फिर फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, तो दीज नोट्स आर सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट आया है तो आप ये वेबसाइट पेज पर जाके thefarmadaily.com पर जाके नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपनी जीपैट प्रिपरेशन में यूज किए थे। और साथ ही साथ आपको कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन योर डाउट्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू द फार्मा डेली। बाय।